ऑर्थोगोनल फंक्शंस को हम अंडरस्टैंड करें बाय यूजिंग द एनालॉजी ऑफ वेक्टर्स। मैथमेटिक्स में एक्सेल ब्रांचेस में जो फंक्शंस को एक्सटेंशन लिया जाता है वेक्टर्स की, फंक्शन सीट के कहते हैं एज एक्सटेंशन ऑफ वेक्टर्स। अगर वो सर्टेन प्रॉपर्टीज जो ये वेक्टर्स वाली ने होल्ड करते हैं, तो हमारे पास अगर कोई वेक्टर है जैसे क्यू है, और अगर आपने उसको किसी बेसिस में लिखा हुआ है जैसे आई जे के, ये बेसिस है, या आप इसे यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, और यू आई, क्यू टू, यू थ्री, ये कोफिशिएंट्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ आई, इन द डायरेक्शन ऑफ जे, इन द डायरेक्शन ऑफ के। और एक दूसरा वेक्टर है आपके पास इसी तरह v, और वो भी आई जे के बेसिस में लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया था, जिसे आप u डॉट v लिखते आए हो इंटर तक। इधर हम इसको लिखेंगे राउंड ब्रैकेट्स में, ये ठीक है, इसे पैरेंथेसिस कहते हैं। पैरेंथेसिस में u v इसका मतलब इनर प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल वही है u डॉट v वाली। इसको यस सर। u1 v1 i डॉट i 1 to u2, तो ये इस तरह हम इसको सम में लिख सकते हैं इस इनर प्रोडक्ट को। इनर प्रोडक्ट की हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कि u डॉट v इज इक्वल टू होता है v डॉट u के, u पैरेंथेसिस v इज इक्वल टू v u के। अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो k की एक वेक्टर के साथ, तो वो इस रिलेशन को होल्ड करेगा। ये हमारे पास स्केलर है, कोई नंबर है। और u डॉट u इज इक्वल टू 0 तब होता है आपके पास जब u इटसेल्फ 0 हो, और u डॉट u आपके पास ग्रेटर हमेशा पॉजिटिव होगा अगर u आपके पास नॉन जीरो है। इस केस में u बेशक नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, ये प्रॉपर्टी ये कंडीशन होल्ड करेगी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है कि u प्लस वी का आप इनर प्रोडक्ट लें w के साथ, तो वो होगा u इनर प्रोडक्ट w प्लस v इनर प्रोडक्ट। आप इससे इन प्रॉपर्टीज से कोई भी इनर प्रोडक्ट की जनरलाइजेशन क्रिएट कर सकते हो कि वो इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करती हो, तो हम उसे कहेंगे कि वो इनर प्रोडक्ट होल्ड करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस केस में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फंक्शंस हैं। अब हम इसकी एक्सटेंशन देंगे एफ और एफ टू में, फंक्शंस में। लेट से आपके पास कोई फंक्शंस हैं f1 और f2, और पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन द इंटरवल ए बी में इंटरवल में f1 और f2 फंक्शन डिफाइन है, और ये प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं 1 से लेके 4 तक, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी है। ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। तो इनके ऊपर हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि f1 और f2 का इनर प्रोडक्ट है इज इक्वल टू f1 मल्टीप्लाई बाय f2 इंटीग्रेटेड ओवर a टू b। ठीक है, f1 और f2 का मल्टीपल जो है उसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं a से b तक, तो ये इनर प्रोडक्ट होगा ऑन इंटरवल a b। तो ऑर्थोगोनल फंक्शंस हैं f1 और f2 का अगर इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, वो इनर प्रोडक्ट हमने इनर प्रोडक्ट फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया है, इंटीग्रेशन से a से b f1 f2 के मल्टीपल के इंटीग्रेशन ओवर x एक्सिस। तो अगर ये इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे कि इस इंटरवल में a b में ये दो फंक्शन ऑर्थोगोनल है। इस एग्जांपल आप देख लें, एक फंक्शन अगर f1 इज इक्वल टू x स्क्वायर है और सेकंड फंक्शन f2 इज इक्वल टू x क्यूब है, तो इसका इनर प्रोडक्ट आपके पास ये ऑड फंक्शन है, यहाँ पे dx आएगा। तो इनर प्रोडक्ट इसका आप लोगे तो वो आपके पास आएगा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि ये इस इंटरवल में, इसमें इंटरवल है -1 से 1 तक, इस इंटरवल में ये दोनों फंक्शन ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पे आपकी कोई भी ज्योमेट्रिकल जो पिक्चर है फंक्शन के केस में वो फिट नहीं होगी, वो सिर्फ आपको उसको वेक्टर तक ही रहने दें। तो हम जो परपेंडिकुलर की वो ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन लेंगे वो यही होगी, ये जो होल्ड करते हैं दो फंक्शन प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल सेट कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, जैसे ये φ0, φ1, φ2, φ3 एंड सो ऑन, कोई इनफिनिट आपके पास रियल वैल्यूड सेट है, उसके ऊपर आप ऑर्थोगोनल सेट ऐसे डिफाइन करोगे कि हर मेंबर सेट का हर मेंबर सेट एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल हो। मतलब आप m अगर m और n इक्वल नहीं है तो हमेशा आपको 0 मिलेगा a से b या a से b इंटरवल में। तो हम ये से कहेंगे ऑर्थोगोनल सेट है कि इसका हर मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर ऑर्थोगोनल है। इनर प्रोडक्ट लें यहाँ भी इक्वल टू 0 है। तो सिर्फ आप जब m और n इक्वल होंगे, यानी कि n की ऑर्थोगोनल फंक्शन होंगे, तो तब ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो नॉर्मल सेट, तो नॉर्मलिटी अब डिफाइन करते हैं। कोई भी वेक्टर है आपके पास
उसका आप स्क्वायर नॉर्मल डिफाइन करते हो यू, वो सिर्फ इनर प्रोडक्ट से, आप इसे लेंथ स्क्वायर भी कहते रहे हो कि यू और यू का इनर प्रोडक्ट आप उसे नॉर्म स्क्वायर कहते हो, और नॉर्म इसका क्या होगा, आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, ये आपके पास नॉर्म होगा। तो इसी तरह आप डिफाइन कर सकते हो फंक्शंस के लिए, फंक्शन का स्क्वायर नॉर्म होगा इनर प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए टू बी सेल्फ इनर प्रोडक्ट से, आपको सेल्फ इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए टू बी n स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इस तरह इसका नॉर्म होगा, इसका आप सिर्फ स्क्वायर रूट ले लो। और अगर आपके पास साई एन एक्स जो सेट है पूरा वो ऑर्थोगोनल है इस इंटरवल में ए टू बी में, तो और वो प्रॉपर्टी होल्ड करता है ये वाली कि इनर को वो आपके पास सेल्फ उसका नॉर्म इज इक्वल टू 1 है, तो और किसी भी सारी n की वैल्यूज के लिए, तो हम इसे कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट, इसे हम कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल सेट। क्वांटम मैकेनिक्स में आपने देखा था इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मलाइज करना और नॉर्मलिटी कहते थे। एग्जाम्पल देख लें, आपके पास एक सेट है, ठीक है, 1 cos x cos 2x cos 3x एंड सो ऑन, इन्फिनिट सेट है आपके पास, और इसका जो इंटरवल डिफाइन है -π से लेकर π तक। आपको पता है जो फर्स्ट फंक्शन है 1 वो साई नॉट 1 है, तो की बाकी सारे फंक्शन को आप इकट्ठा इस तरह कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हो, साई एन एक्स इज इक्वल टू कोस एन एक्स, एन को आप 1 से लेके वो इन्फिनिट तक वेरी करते जाएं तो आप सारे फंक्शन को हासिल करते जाएंगे, लेकिन ये फंक्शन है जिसको मैंने अलग से लिखा है। तो हमने ये देखना है कि ये सेट जो है ऑर्थोगोनल सेट है या नहीं है। तो मैंने इस चीज़ को, अगर ऑर्थोगोनल सेट कंडीशन को फुलफिल करना है तो इसका हमें पता है कि हर फंक्शन दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल होना चाहिए, मतलब उनका इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले मैं लिखूंगा ये कॉम्बिनेशन 1 का इन सब के साथ, 1 का इनर प्रोडक्ट लूंगा सबके साथ, देखते हैं वो 0 आता है नहीं आता। तो मेरे पास पहला आ गया साई नॉट एक्स, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और साई एन एक्स ये मैंने शो करना है कि ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एन डज नॉट इक्वल टू 0 है, और एम एन इक्वल टू 0 होना चाहिए साई एन एन का इनर प्रोडक्ट, जबकि एम डज नॉट इक्वल टू एन है, क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्थोगोनलिटी चेक करनी है, हमने नॉर्मलिटी चेक नहीं करनी। नॉर्मलिटी में देखिए एन और एन इक्वल था, तो ऑर्थोगोनलिटी में एम एन इक्वल नहीं होगा, उसी के लिए हमने चेक करना। तो पहली इंटीग्रेशन आप ले लो, साई नॉट और साई एन का इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे cos n पाई आ गया, और आप इसको इंटीग्रेट करोगे cos n x n -π से लेके पाई तक, पाई पे भी 0 है, -π पे भी साइन 0 है, इज इक्वल टू 0। तो सेकंड केस है हमारे पास mn के लिए हमें इनर प्रोडक्ट चेक करना है, m डज नॉट इज इक्वल टू n, तो इसका इनर प्रोडक्ट आपके पास cos mx आ गया और ये cos nx है। प्रोडक्ट टू सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos mx cos nx is equal to 1/2 cos m plus nx plus cos m minus nx। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट्स आएंगे। तो cos की इंटीग्रेशन साइन, cos की इंटीग्रेशन साइन, इन दोनों में आप पाई पुट कर लें, जैसे m और n का डिफरेंस भी इंटीजर है, यहाँ पे आपके पास m प्लस n को आप दो इंटीजर नंबर को ऐड करोगे तो आपके पास इंटीजर ही आएगा, m माइनस n दो इंटीजर्स को आप का डिफरेंस लोगे तो वो भी आपके पास इंटीजर ही आएगा। तो आप पाई पुट कर लें मल्टीप्लाई बाय इंटीजर्स, तो आपके पास 0 आएगा, और यहाँ पे आप पाई यहाँ पे पुट कर लें बेशक, और मल्टीप्लाई बाय इंटीजर आपको 0 मिलेगा, बेशक -π हो या पाई हो। तो इन दोनों केस में आपको इधर से भी 0 इधर से भी 0 और इक्वल टू 0, और आपको पता है कि m डज नॉट इज इक्वल टू n है, तो ये कंडीशन जो आप कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, तो इक्वल एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो दो ही केस में इस सेट के लिए बनते थे कि हमने इसको शो करना था कि इक्वल टू 0 हो, और इसको शो करना था इक्वल टू 0 है, तो ये दोनों प्रॉपर ये होल्ड करते हैं रिलेशन। तो हमारे पास जो ये सेट है, ये सेट 1 cos x cos 2x, ये ऑर्थोगोनल सेट है। तो कोई भी आपको सेट गिवन हो तो आप इस तरह चेक कर सकते हो कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं। अब आप चेक करें नॉर्मलिटी, कि नॉर्मलिटी होल्ड करती है या नहीं करती, या आप इसको इन फंक्शन को नॉर्मल बना सकते हो नहीं बना सकते। तो हमारे पास अगेन दोनों केसेस हैं, साइन नॉट एक्स जो सिंगल ये फंक्शन है ये वाला, तो मैं इसको नॉर्मल इस तरह से देख सकता हूँ, एक खास -π से लेके पाई तक इंटरवल में साइन नॉट एक्स स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 dx की इंटीग्रेशन लोगे तो आपके पास आएगा x, ये आप उस पर लिमिट्स पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2π। और
आपके पास nx के लिए जो आगे cos 1x 2x 3 पाई x के लिए आप इसको यहाँ पे x आना है, cos nx के लिए आप इसको कंडीशन को एवेलुएट करोगे तो आपके पास आएगा पाई। तो यहाँ से हमें पता चला कि आप अगर वहाँ इन फंक्शंस को कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन को फर्स्ट वाले का जो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट था 1 ये 2 पाई था, 1 उसका स्क्वायर रूट लो 1/2 पाई से डिवाइड कर दो, और ये वाले फंक्शन है वो उसका 1/√पाई से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास बन जाएगा ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो हमारे पास जो सेट था हमने उसको एक खास इंटरवल में नॉर्मल बनाया है, तो ऑर्थोगोनैलिटी वो वैसे होल्ड करता था, तो नॉर्मलिटी हमने उसमें डाल दिया एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर। एक और मर्तबा हम वेक्टर एनालिसिस यूज करेंगे, ठीक है, ये कोफिशिएंट्स को लिखने के लिए। आपके पास कोई भी ऑर्थोनॉर्मल म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, ये v1 v2 v3 एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, या फिर सिर्फ आप इसको ऑर्थोगोनल लो, और इसको हम ले सकते हैं जो बेसिस इन 3D स्पेस, जैसे मैंने अभी वो बेसिस आपको दिखाई थी आई जे के, तो आप इसको आई ले सकते हो, ये जे है ये की है, तो ये बेसिस है 3D स्पेस में। तो आप कोई भी जो वेक्टर है इनके लीनियर कम्बिनेशन से 3D स्पेस में डिफाइन कर सकते हो, 3 डायमेंशन स्पेस में कोई भी वेक्टर यू इन बेसिस वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन से आप डिफाइन कर सकते हो। और C1 C2 C3 को आप इन द फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट लिख सकते हो। वो कैसे कि अगर मैं U का विद बेसिस वेक्टर इनर प्रोडक्ट लूँ तो वो जैसे कि सबके ऊपर ऑर्थोगोनल है, तो U1 का जो इनर प्रोडक्ट है V1 और V1 का जो इनर प्रोडक्ट है वो सिर्फ नॉन जीरो होगा, बाकी सारे जीरो होंगे। ये भी जीरो होगा, इसके ऊपर ऑर्थोगोनल है, ये भी जीरो होगा क्योंकि ये भी ऑर्थोगोनल है, ये सिर्फ नॉन जीरो होगा। तो मेरे पास ये आ गया नॉन स्क्वायर आ गया, तो नॉन स्क्वायर को मैं अगर उस तरफ ले जाऊँ तो C1 इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ U एंड V डिवाइड बाय V1 स्क्वायर। सिमिलरली आप C2 फाइंड कर सकते हो, अगर इसका आप U का इनर प्रोडक्ट ले लो V2 के साथ, और U का इनर प्रोडक्ट अगर V3 से ले लो, तो आप कोफिशिएंट्स को इस तरह लिख सकते हो। और U को हम सम की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि ये 1 से लेकर 3 तक वेरी कर रहा हो, तो अगर जब n1 हो तो U C1 V1 आ जाएगा, n2 हो तो C2 C3 एंड सो ऑन। Cn की जगह पे हम कोफिशिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट है C1 C2 C3 ये इनर प्रोडक्ट में मैंने इस तरह लिखा हुआ, और Vn इधर एज इट इज है। तो जिस तरह हमने इसको ये इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में कोफिशिएंट्स को लिखा है, तो फंक्शंस के साथ भी आप इसी तरह कर सकते हो। अब हम ये देखने लगे, आपके पास कोई भी इन्फिनिट ये सेट गिवन है साई एन एक्स जो कि ऑर्थोगोनल है ए बी पे, जिस तरह हमने ये ऑर्थोगोनल लिए थे इस तरह ये ऑर्थोगोनल है, और आप कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना चाहते हैं इस इंटरवल में ए बी, जिस तरह मैंने इन ऑर्थोगोनल वेक्टर से ये यू डिफाइन किया था। तो मेरे पास इस केस में ऑर्थोगोनल फंक्शन ये हैं इस इंटरवल में, और इसी इंटरवल में एक और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। मैं देख सकता हूँ कि मैं इन टर्म्स ऑफ साई एन एक्स इसकी फॉर्म में डिफाइन कर सकता हूँ नहीं कर सकता, तो मुझे इसके लिए सी एन फाइंड करने होंगे, ठीक है। सी एन मैंने फाइंड करने होंगे, जिसकी वजह से ये सी नॉट ये ऑर्थोगोनल वेक्टर, C1 ऑर्थोगोनल वेक्टर प्लस प्लस ये Cn ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये बिल्कुल इसी तरह जैसे ना हमने 3 डायमेंशन में किया। तो Cn जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड किए थे एग्जैक्टली मैं यहाँ पे भी देखना चाहता हूँ Cn कैसे की वैल्यू क्या है। तो मैं ये करूँगा कि ये जो फंक्शन है ये जो एक्सपेंशन है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा फाई एम से, वो इंटीग्रेट कर दूंगा ए बी से, तो मैंने ए बी फाई एक्स इस साइड पे आ गया साई एम एक्स डी एक्स, और ये पूरी जो हमारी सीरीज एक्सपेंशन है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जबकि सी नॉट C1 C2 कोफिशिएंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। आपको पता है से फाई एम जो है वह ये जो साई एन है सेट पूरा एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, तो हर जगह हमें हर सारे इनर प्रोडक्ट जीरो मिलेंगे सिवाय एक इनर प्रोडक्ट के, वो वहाँ जहाँ पे हमारे पास n और m की वैल्यू इक्वल होगी, n और m की वैल्यू जहाँ पे इक्वल होगी वहाँ पे हमें वैल्यू नॉन जीरो मिलेगी, बाकी हर जगह पे जीरो है। तो इसी तरह ये भी इनर प्रोडक्ट जीरो, ये भी इनर प्रोडक्ट जीरो, सारे इनर प्रोडक्ट जीरो एक्सेप्ट एट n इक्वल टू m। तो n इक्वल टू m के लिए हमारे पास यहाँ पे हो गया n, ये हमारे पास है n,
psi n x इज इक्वल टू सी एन साई एन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसी तरह मैं इस इनर इंटीग्रेशन को इस तरफ ले जाऊं तो सी एन ये बन जाता है। तो कोफिशिएंट सी एन मैं इस तरह हासिल कर सकता हूँ, एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 ये वेरी करता जाएगा, तो आपके पास सारे कोफिशिएंट्स आते चले जाएंगे। तो आप अगर दोबारा इसको देखें वेक्टर को, तो वेक्टर में बिल्कुल हमने इसी तरह कोफिशिएंट फाइंड किए थे। तो ऊपर क्या इनर प्रोडक्ट था फंक्शन के साथ, वेक्टर के साथ यहाँ पे इनर प्रोडक्ट था बेसिस का, और नीचे था हमारे पास बेस का स्क्वायर नॉर्म था। तो इसमें भी यहाँ पे देखो बेस का इनर प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स के साथ और नीचे बेस का नॉर्म है। और आप इसको लिख सकते हो जिस तरह हमने पहले लिखा है सम की फॉर्म में। तो ये सी एन को आप इनर प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लो, ऊपर वाला ये जो फैक्टर है वो इनर प्रोडक्ट है, एफ इनर प्रोडक्ट भी साई फाई एन ये इनर प्रोडक्ट, तो नीचे वाला हमारे पास क्या है वो स्क्वायर नॉर्म है, तो स्क्वायर नॉर्म आ गया साई एन एक्स। तो ये हमने क्या किया, एक फंक्शन को किसी बेसिस में एक्सपेंड किया, जो कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में लिखते रहते हैं। वो क्वांटम मैकेनिक्स में सी एन क्या थे हमारे पास प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट्स है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड थे। तो इसे हम कहते हैं जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज, जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज। सेट को आप किसी अगर ऑर्थोगोनल नहीं है तो आप उसे किसी वेट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके ऑर्थोगोनल बना सकते हो, तो वो हमारा कहलाएगा वेट फंक्शन। तो हमारे पास कोई ये रियल वैल्यूड सेट है और वो और वैसे तो ऑर्थोगोनल नहीं है लेकिन ऑर्थोगोनल है विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। तो अगर हम उसको साई डब्ल्यू एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इस इंटरवल में ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो हम फिर इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये हमारे पास सेल्फ ऑर्थोगोनल नहीं है, लेकिन डब्ल्यू एक्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू 0 होगा। तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास वेट फंक्शन है। यूजुअली हम कहते हैं ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की तरह नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की तरह नहीं है, इसमें हम इक्वल टू 0 कर रहे हैं, इक्वल टू 1 नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है। डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 0, और जैसे कि अगर आपने ये इस केस में था 1 cos x cos 2x, तो ये सेल्फ ऑर्थोगोनल था, हमें किसी वेट की जरूरत नहीं थी, तो इस केस में वेट क्या था इक्वल टू 1 था ऑन इंटरवल ए बी। ठीक, तो वेट के साथ अगर आपने ये ऑर्थोगोनलिटी लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे कोफिशिएंट को। पहले हमारे पास था ये कोफिशिएंट थे एफ ऑफ एक्स फाई एन एक्स, तो अब हमारे पास फाई एन एक्स इटसेल्फ ऑर्थोगोनल नहीं हो ना हो अगर, तो हम डब्ल्यू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऑर्थोगोनल बना सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल होगा। एफ एक्स को इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल एक्सपेंशन होगा। तो नीचे भी फाई एन एक्स, लेकिन इस केस में फाई एन एक्स क्या किससे इक्वल है, वेटेड फाई एन एन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑर्थोगोनलिटी नहीं है तो आप किसी वेट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके उसको ऑर्थोगोनल बना सकते हो, तो फिर आपके पास आपने उसको ऑर्थोगोनल एक्सपेंशन कर सकते हो। एक और चीज जिसे हम कंप्लीट सेट कहते हैं कि हमारे पास हमने देखा कि ये इस चीज पे आर्ग्यू नहीं किया कि एफ ऑफ एक्स की एक्सपेंशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। पहला केस ये है कि आपके जो फाई एन और फाई एन जो है हमारे पास सेट पूरा वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए, पहले तो ये चीज होल्ड करनी चाहिए एक्सपेंशन के लिए। दूसरी ये कि अगर आपका एफ जो है वो सारे फाई एन पे नॉर्मल ना हो, फाई एन पे वो ऑर्थोगोनल ना हो, सॉरी नॉर्मल नहीं ऑर्थोगोनल ना हो। ये देखें, अगर आपके पास जो कोई फंक्शन है जिसको आपने एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ फाई एन, ठीक है, अगर आपका फंक्शन एफ सारे के सारे फाई एन पे, सारे के सारे फाई एन पे ऑर्थोगोनल है, तो आपको सारे सी एन 0 मिलेंगे। देखो ये वाला ये फंक्शन इसके ऊपर ऑर्थोगोनल, ये फंक्शन एफ वो 5 1 पे 2 पे 3 पे सब पे ऑर्थोगोनल, तो सारे हमारे पास C0 मिलेंगे। ठीक है, इसके केस में आपके पास इस केस में जो एफ को आप इन टर्म्स ऑफ फाई एन डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम इस जो कंडीशन को कि एफ सारे के सारे फाई एन पे ऑर्थोगोनल है, इस कंडीशन को हम रूट आउट कर देंगे। तो इसके अगर इस कंडीशन को आप रूट आउट कर दें तो आपके पास कोई भी फंक्शन है वो इन बेसिस, कोई भी फंक्शन एक खास इंटरवल में, उस इंटरवल में जो बेसिस डिफाइन है उसकी एक्सपेंशन से लिखा जा सकता है। तो नया एफ नया एक्सपेंड करने वाली जो कंडीशन है वो हमने रूट आउट कर दी। बस प्रॉब्लम है 1 cos n बाय पी एक्स साई एम बाय पी एक्स एम एन 1 2 3 और इंटरवल हमारे पास माइनस पी से लेके प्रेशर है। तो मैंने ये दिखाना शो करना है कि ये सेट ऑर्थोगोनल है या नहीं है।
तो अगेन इसके जितने पेयर बन सकते होंगे मैं बनाऊंगा। तो पहला तो है कि ये 1 का cos n पाई एक्स पी के साथ इनर प्रोडक्ट लिया जाए, 1 का cos m पाई एक्स पी के साथ इनर प्रोडक्ट लिया जाए। ये देखते हैं ये 0 के इक्वल आता नहीं आता। पहले तो ये केस हो गया। दूसरा ये है कि cos n पाई एक्स का cos m पाई एक्स के साथ, जिसमें n और m इक्वल नहीं है, वो इनर प्रोडक्ट हमें देखना है कि वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। एक और केस लास्ट ये है कि लास्ट नहीं है बल्कि सेकंड लास्ट है, साइन एम पाई एक्स पी का और साइन एन पाई एक्स पी का, इसका भी इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आना चाहिए। और लास्ट केस है कि इन दोनों का इटसेल्फ भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो हमारे पास सेट है वो इन्फिनिट सेट है। तो पहला केस 1 का मैं cos n पाई से लूंगा, ये मेरे पास सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, माइनस पी, पी पुट करोगे, पी डिवाइड बाई पी कैंसिल आउट हो जाएगा, और एन एक्स एन इंटीजर है, ये आपको 0 देगा। माइनस पी के लिए भी कैंसिल हो जाएगा, और एन इंटीजर आपको हमेशा साइन 0 देगा। अब आप लें 1 का साइन एम पाई एक्स के साथ, तो 1 साइन एम पाई के साथ इंटीग्रेशन आपको आएगी कॉस। इस केस में भी आप देखोगे कि एक तरफ से आपके पास कॉस एम पाई एक्स एम पाई आ जाएगा, दूसरी तरफ से माइनस कॉस एम पाई आ जाएगा, इधर भी आपके पास 0 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस जो कॉस माइनस एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमेशा आपको यहाँ से भी 1 मिलेगा, यहाँ से भी 1 मिलेगा, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब आप देखें एम डज नॉट इज इक्वल टू एन, तो एम डज नॉट इज इक्वल एन के लिए cos n पाई एक्स पी, cos m पाई एक्स पी, इन दोनों का हमने लेना है इनर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने कन्वर्ट किया सम में, तो सम में दोबारा आप इंटीग्रेशन लोगे जैसे कि हमने पहले किया है, तो हमें 0 ही मिलेगा। ये पीछे वाली हम स्लाइड में भी देख चुके हैं। इस तरह साइन एन पाई एक्स में आप देखो एक्स पी और एम पाई एक्स पी में, उसको अगेन आप कन्वर्ट कर सकते हो सम में, प्रोडक्ट टू सम, इसके आप इंटीग्रेशन लोगे, हर रिजल्ट के लिए, हर लिमिट के लिए आपको 0 मिलेगा। और ये इंटीग्रेशन जो लास्ट क्रॉस हुई है कॉस और साइन की, कॉस और साइन का, साइन को अगर आप प्रोडक्ट से आप सम में लोगे तो आप ये देखोगे ये भी 0 आता है। वैसे ये एक्सपेंड करने, इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी वजह ये है कि कॉस जो इट सेल्फ वो आपके पास इवन फंक्शन है, साइन आपके पास ऑड फंक्शन है, ऑड मल्टीप्लाई बाई इवन इज इक्वल टू ऑड। ऑड फंक्शन की सिमेट्रिक इंटीग्रल पे इंटीग्रेशन हमेशा 0 होती है। तो ये हमारे पास जो टोटल सेट है वो ऑर्थोगोनल सेट है। ठीक है।